दोस्तों नमस्कार। यह देश महात्मा गांधी का नहीं है। यह देश जिस ताने बाने के साथ हर प्रांत, हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म को साथ लेकर चलते हुए एक ताना बाना इस देश की मिट्टी के साथ बुनता था, वह भी खत्म हो गया। इस देश के संवैधानिक संस्थान भी खत्म हो गए। इस देश में मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी सत्ता का भरोसा नहीं रहा। इस देश की जांच एजेंसियों पर भी सत्ता ने कब्जा कर लिया। इस देश के भीतर जो पढ़ाई, जो शिक्षा छात्रों को दी जाती है, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, उसको भी राजनीतिक सत्ता ने खास विचारधारा के तहत अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। और वो मुट्ठी किसी दूसरे की नहीं, बल्कि नाथूराम गोडसे ने जब 3 गोलियां दागी थी महात्मा गांधी के छाती पर, उसी वक्त ये तय हो गया था कि ऐसी परिस्थिति इस देश में आएगी जहां पर समानता का महत्व नहीं होगा, जहां पर सब कुछ अपने हथेली में समेटने की सोच होगी और खुद को सबसे ऊपर रखने की सोच होगी। यह जिक्र है लोकतंत्र के मंदिर संसद के भीतर का। लोकतंत्र की पहचान चुनाव से है और आज चुनाव सुधार को लेकर ही पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जब खुले तौर पर इसका ऐलान किया कि दरअसल इस देश में देश विरोधी कार्रवाई अगर कोई कर रहा है तो वह वोटों की चोरी के आश्रय मौजूदा राजनीतिक सत्ता कर रही है और जो सबसे बड़ा अपराधी है वह चुनाव आयोग है। राजनीतिक सत्ता को बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि इस देश के चीफ जस्टिस के जरिए इस देश के इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो। इतना ही नहीं, कानून तो यह भी बना दिया गया कि जो चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी हर गलत कार्रवाई से, अपराध से वो मुक्त होगा। ऐसी परिस्थिति आजादी के बाद इस देश में कभी नहीं थी। बावजूद इसके संसद के भीतर चर्चा उसी चुनाव को लेकर है जिस चुनाव में जीत के जरिए हर दाग धुल जाते हैं और चुनाव को लेकर एक मान्यता पूरे देश में रेंगने लगती है। जनता ने इन्हें चुना है और आज इसी सवाल को लेकर चर्चा पार्लियामेंट के भीतर हो रही थी। बहुत सारे सुझाव भी आए, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी और जब वो भाषण दे रहे थे तब प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी, गृह मंत्री अमित शाह जरूर बैठे थे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तब विपक्ष के नेता राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर नहीं थे। यानी पहली बात दिमाग में बैठा लीजिए, इस देश की संसद लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर चाहे 1947 के बाद से पहचान पाए हुए हो, लेकिन एक बड़ी मोटी और गहरी लकीर खींची जा चुकी है। उस लकीर के इस पार और उस पार की लड़ाई अभी तक चुनावों के जरिए हो रही है और उन चुनावों को भी अपने अनुकूल मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने बना लिया है। शायद इसीलिए पहली बार खुलकर जब राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए कि हर संस्थानों पर कब्जा होते होते बात यहां तक पहुंच गई कि चीफ जस्टिस पर भी भरोसा नहीं, सब कुछ हमारे अनुकूल होगा, तो ऐसा लगता है कि दरअसल इससे बड़ी देश विरोधी हरकत, एंटी नेशनल एक्ट कोई दूसरा हो नहीं सकता है। You know they're destroying it, I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no
anti-national act that you can do, then vote should. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. तो रास्ता क्या है? जब इस देश की चुनी हुई राजनीतिक सत्ता ही देश के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, तो रास्ता क्या है? यही सवाल तो इस संसद के भीतर चुनाव सुधार पर होने वाली बहस के जरिए या फिर इस देश के भीतर हर चुनाव में बीजेपी को मिलती जीत और विपक्ष हाशिए पर सिमटती हुई जब दिखाई दे रही है, तो फिर रास्ता होगा क्या या रास्ता है क्या? शायद यह सवाल सीधे सीधे ना तो चुनाव आयोग से जुड़ा है, ना ही इस देश के भीतर चुनाव कराने की प्रक्रिया से जुड़ा है। यह सवाल जुड़ा है कि जो राजनीतिक सत्ता चुनकर आती है, अगर वह सब कुछ समेटना चाहे तो वह समेट सकती है। और नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के दौर तक में किसी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि दरअसल ऐसे भी सत्ता बनाई जा सकती है या ऐसे भी सत्ता चल सकती है। इंदिरा गांधी ने एक प्रयास 1975 में जरूर किया था, जब इमरजेंसी इस देश में लगा दी गई थी, लेकिन वह खुले तौर पर ऐलान था। इस बात का ऐलान था कि नागरिक अधिकार खत्म हो रहे हैं, संविधान द्वारा मिले गए अधिकार खत्म हो रहे हैं। इस दौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यह सवाल क्यों? और अगर यह सवाल है तो सवाल के भीतर का सच क्या है? उस सच को टटोलने से पहले हमें लगता है कि आज शुरू में ही पार्लियामेंट के भीतर जो 5 सवाल उठे उस पर गौर करना चाहिए। पहला सवाल तो यही था कि दरअसल इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होती है, यानी इलेक्शन कमिश्नर जो नियुक्त होता है, उसमें 3 सदस्य क्यों होते हैं? एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक गृह मंत्री होते हैं और तीसरे विपक्ष के नेता होते हैं। तो वो सत्ता के अनुकूल ही रहेंगे। इसमें 2 लोगों को और जोड़ दिया जाए। इसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी जोड़ा जाए, जिससे 5 लोग रहेंगे, 2 सत्ता के, 2 विपक्ष के और 1 चीफ जस्टिस। सहमति बनेगी नहीं? यह सवाल कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने उठाया। अखिलेश यादव और मनीष तिवारी इस बात पर सहमत थे कि दरअसल इस देश में ईवीएम मशीन पर से भरोसा उठते चला जा रहा है, तो क्यों नहीं अब जो चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, यहां पर एक वक्त बैलेट पेपर से तो चुनाव करा लिया जाए। अगर आप जीत गए तो इसका मतलब है ईवीएम मशीन ठीक है, नहीं जीते तो लोगों का जो भरोसा डगमगाया हुआ है इस देश में, कम से कम लोकतंत्र को लेकर सारे सवाल थम तो जाएंगे, हम दोबारा पटरी पर लौट तो आएंगे। तमाम उदाहरण दिए गए, लेकिन उसके साथ साथ यह भी सवाल था क्या वाकई इस देश के भीतर जो एसआईआर हो रहा है, उस एसआईआर को कराने की ताकत और कानून भी इलेक्शन कमीशन को इसकी इजाजत नहीं देता है। क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है उसके तहत इलेक्शन कमीशन चाहे तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही एसआईआर करा सकती है, उसके पास ये ताकत है ही नहीं। इस बात का खुला जिक्र मनीष तिवारी ने किया। पर मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। आप एसआईआर अगर करना चाहते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जो आपको खामियां लगती हैं, उन खामियों को रिकॉर्ड करके इन राइटिंग उसको सार्वजनिक करके फिर आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है वो रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सरकार को चुनाव आयोग से वो जो कारण है उनको अपने संज्ञान में लेकर सदन के पटल पर रखना चाहिए। जाहिर है ये मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी नहीं उठा, चर्चा भी नहीं हुई, सरकार ने कोई जवाब भी नहीं दिया है। कई मौकों पर मनीष तिवारी ने कहा कि इससे पहले भी हमने ये सवाल उठाए हैं।
जो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पड़े हुए होंगे, लेकिन जवाब नहीं मिला। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जब आप भारत के लोकतंत्र को चुनाव के अक्स तले देखना चाहते हैं और कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी विपक्ष में समाजवादी पार्टी है और अखिलेश यादव कहते हैं आप किसमें सुधार चाह रहे हैं, इस सुधार के भीतर सबसे बड़ी गड़बड़ी तो चुनाव आयोग ने की है, यानी चुनाव आयोग में ही सुधार की जरूरत है, बाकी चीजें सुधर जाएंगी। सवाल ये भी है कि रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, हमारी चुनावी प्रक्रिया खराब क्यों हुई, उसे खराब किसने किया। एक ये कि उसे बाहरी लोगों ने खराब किया और एक ये कि उसके अंदर से ही किसी ने खराब किया या किसी ने अपने स्वार्थ के लिए करवाया। तो अध्यक्ष महोदय, आज ये अजीब हालत है कि बाहर से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया अंदर से खराब हुई है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, दरअसल भारत के भीतर इस देश को चलाने के लिए जो संविधान में दर्ज है उसमें लोकतंत्र के जो भी पिलर हैं, हर पिलर एक दूसरे के साथ टिका हुआ नहीं है, सबका अपना अलग अस्तित्व है और उसी आसरे यह देश लोकतांत्रिक परिस्थितियों को जीता है। और यहीं से पहला और बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास नहीं था कि सत्ता में बने रहना है तो इमरजेंसी क्यों लगाई जाए, सत्ता में बने रहना है तो राज्यपालों की नियुक्ति के आसरे राज्यों को डिस्टर्ब क्यों किया जाए राष्ट्रपति शासन लगाकर। अगर सत्ता में बने रहना है तो फिर जो भी बिल अलग अलग राज्य सरकारें पारित करती हैं उसको राज्यपाल रोके या राष्ट्रपति शासन ना लगाते हुए भी राष्ट्रपति उन बिलों को लंबे वक्त तक रोक ले, इसकी भी क्या जरूरत है। और इस देश के भीतर में जो भी अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को भी जांच करने वाली जो समितियां हैं, जो संस्थान हैं, जो प्रीमियर जांच एजेंसी है जिसके दायरे में सीबीआई और ईडी और आईटी भी आता है, उसी को अपने हिसाब से क्यों ना चलाया जाए। खुले तौर पर इस बात का ऐलान आज विपक्ष के नेता ने यह कहकर कर दिया कि दरअसल इस देश के भीतर हर चीज पर जब कब्जा संघ की सोच इस आश्रय कर रही है कि इस देश में समानता नहीं चाहिए, तो उसके बाद आपके पास रास्ता बचेगा क्या। और जब रास्ता नहीं बचेगा तो फिर कौन सा नया रास्ता निकलेगा। जाहिर है इस पार्लियामेंट के भीतर से वो नया रास्ता निकलेगा या पार्लियामेंट में गूंजती हुई आवाजें सड़क पर भी कोई एहसास कराएगी और सड़क पर राजनीतिक दलों की भागीदारी जनता के साथ बनेगी। शायद ये दूर की कोटी है, तत्काल में इस पर मंथन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस हकीकत को तो समझना होगा Smart founders know something. कि इस देश के भीतर जब चुनाव आयोग ही पूरे तरीके से मैनेज हो गया तो फिर कौन सा रास्ता बनता है और कौन सा रास्ता बचता है। पहला सवाल, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। दूसरा सवाल, जो राजनीतिक सत्ता इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेगी वह इलेक्शन कमिश्नर की नौकरी जो होगी, उसकी जो अपनी कुर्सी होगी, वह सत्ता के हाथ में होगी, जब चाहे तब उसको वह बेदखल भी कर सकती है। इस देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब तक को हर किसी ने देख लिया, समझ लिया। और तीसरा सवाल उसके आगे का है, क्या वाकई इलेक्शन कमिश्नर को यह कह दिया गया कि दरअसल अब आप कोई भी काम करें हमारे अनुकूल करें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई आपको सजा नहीं दी जाएगी जब तक आप हमारे साथ खड़े हैं। यह मैसेज इतना बड़ा है कि इस देश के भीतर कोई भी राजनीतिक सत्ता इससे पहले यह सब क्यों नहीं सोच पाती थी। और प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में अगर यह सब कुछ सोचा गया और इसका खुला इजहार विपक्ष के नेता कर रहे हैं, पार्लियामेंट के भीतर कर रहे हैं, कोई चुनावी रैली नहीं है, पार्लियामेंट में कह रहे हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंटेड आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली राजनीतिक सत्ताओं के लिए वह एक मील का पत्थर होता है कि बहस यहां से चली यहां तक पहुंची है।
तो एक क्षण के लिए जो कटघरा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ताने बाने के जरिए बनाया, सुन लीजिए। About how the election commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask three questions first. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. Second question, and even more devastating question. No Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. यहां यह सवाल आपके जहन में होगा कि आखिर मोदी सरकार का रुख इस पर क्या है या फिर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस देश के भीतर हर चुनाव अगर एक ही राजनीतिक दल या एक ही गठबंधन लगातार जीत रहा है और विपक्ष की मौजूदगी कहीं नजर आती नहीं, जहां पर विपक्ष की मौजूदगी नजर आती है वहां पर भी वही सत्ताधारी गठबंधन और दल अपने अनुकूल विधायकों को तोड़कर, सांसदों को तोड़कर, राज्यपाल के जरिए तमाम परिस्थितियों को अपने अनुकूल संवैधानिक तौर पर दिखाते हुए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के जरिए जब ये बताने दिखाने लग जाए कि सब सही चल रहा है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हुआ, जो उससे पहले महाराष्ट्र से पहले मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से पहले कर्नाटक में, कर्नाटक से पहले हिमाचल में, फिर उत्तराखंड में, तमाम जगहों पर जो कुछ हुआ, अगर वो सब कुछ सही है और उसमें अगर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी भी है तो फिर बचा क्या। दरअसल यहीं से जो बड़ा सवाल आज पार्लियामेंट के भीतर गूंजा, वो सवाल आपको आजादी के दौर में ले जाकर खड़ा कर ही देगा, क्योंकि भारत जिस लोकतांत्रिक परिस्थितियों को जीना शुरू करता है उसकी नींव जिस संविधान के जरिए बनी उसमें एक संविधान सभा नाम की चीज थी। उससे पहले इस देश में आजादी का संघर्ष और उसमें महात्मा गांधी की मौजूदगी थी। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का जिक्र यूं ही नहीं किया था और खादी का जिक्र यूं ही नहीं हुआ था, जिसका जिक्र आज राहुल गांधी ये कहकर कर रहे थे कि दरअसल हर प्रांत विशेष की अपनी कुछ खासियतें होती हैं। उनके द्वारा बनाया गया कपड़ा ही क्यों ना हो, वो कपड़े का ताना बाना भी कई रंगों के जरिए निकलता है, कई धागों को एक साथ बुना जाता है। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति इस दौर में आकर खड़ी हो गई जहां पर अब सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े वो राजनीतिक दल जो गठबंधन के तौर पर सत्ता की मलाई खाते रहना चाहते हैं, इस पूरे दौर में नौकरशाही की वह पूरी टीम, इस दौर में संवैधानिक संस्थानों को संभालते हुए उसके शीर्ष पर बैठने के लिए नौकरशाही में होड़, इस देश की अदालतों से निकलने वाले फैसले, उन अदालतों के शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी, उस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की मौजूदगी, और चीफ जस्टिस का भी इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में अगर कुछ तार तार होते हुए पूरे विपक्ष को दिखाई दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या वाकई इसकी शुरुआत 30 जनवरी 1948 से हुई थी? Speaker sir, on the 30th of January 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation.
Today, our friends do not embrace it. Today, our friends have pushed him away. It's an uncomfortable truth. After Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. तो क्या देश पीछे चला गया है, या इस वक्त पूरा देश एक सोच के अधीन हो गया है, या फिर इस देश को बनाने वालों ने आजादी के बाद जो संविधान सभा में चर्चा हो रही थी और संविधान बनाया जा रहा था, उन्होंने भी ये कल्पना कभी नहीं की थी कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है। शायद ये कल्पना तो कभी नहीं की गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट तक में अगर सरकार के खिलाफ मामला चल रहा है तो सरकार उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र कर दे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी वो मामला दफन करना पड़ जाए, जो पेगासस में हुआ, जो राफेल में हुआ। यह एक ऐसी सोच आ गई कि इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट में ही इस देश के भीतर जो आर्थिक अपराध हैं, जो सामाजिक अपराध हैं, उनसे जुड़े हुए मामलों को लेकर इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसी, एक वक्त में सीबीआई, एक वक्त में ईडी, और आर्थिक तौर पर इनकम टैक्स की भूमिका, उस डिपार्टमेंट की भूमिका जो कि आर्थिक अपराधों को रोकती है, उसमें भी एक मोटी लकीर पार्लियामेंट के भीतर जैसे खिंची है वैसे ही बाहर खिंच गई। बड़े बड़े कॉरपोरेट बड़े बड़े पूंजी लेकर भागने की स्थिति में आ गए और सरकार मूक दर्शक बनी रही है, सरकार उनके पीछे खड़ी थी। कैसे संभव है इस देश के भीतर में उस तमाम संवैधानिक संस्थानों का एक साथ डहना? जी नहीं। असल सवाल यह है कि क्या वाकई इसका एहसास संविधान बनाने वालों को नहीं था कि कोई शख्स अगर चाहे तो वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल सत्ता के शीर्ष पर बैठकर हर संवैधानिक रास्तों को अपने अधीन कर सकता है? यह कल्पना क्या वाकई नहीं की गई थी? और यह प्रक्रिया धीरे आते आते चुनाव आयोग तक आ जाएगी, यह तो किसी ने सोचा ही नहीं था। और जब किसी ने नहीं सोचा था और यह स्थिति अगर पार्लियामेंट के भीतर से यह आवाज अब आने लगी है तो हर चीज ढहेगी। I learned that ChatGPT works best with detailed. किसान की जरूरत क्या मायने रखती है? डिग्रीधारी युवाओं को पास रोजगार नहीं, वो क्या मायने रखता है? इस देश के भीतर मनरेगा को जितना पैसा मिलना चाहिए जो न्यूनतम मजदूरी के लिए था, वह भी पैसा दे पाने की स्थिति में सरकार अगर नहीं है तो क्या मायने रखता है? इस देश में जनधन योजना खोली गई लेकिन उसके बावजूद भी 16 करोड़ बैंक खातों में 500 रुपया तक नहीं, क्या मायने रखता है? वो अनइफेक्टिव हो गए। इस देश के भीतर में किसी भी समुदाय विशेष को लेकर, चाहे वह प्रोफेशनल तौर पर इस देश में अस्पतालों की ही कतार क्यों ना हो, सरकार ने हर चीजों से मुक्ति पाली तो क्या मायने रखता है कि सरकार ने सोचा पैसा जिसके पास होगा उसे शिक्षा मिलेगी, तो एजुकेशन से पल्ला झाड़ लिया। और जहां पर सरकार के जिम्मे है वहां पर एक विचारधारा के साथ चीजों को जोड़ दिया। अस्पतालों की कतार प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इस देश के अस्पताल दे दिए गए, पैसा है तो इलाज होगा। यानी एक ऐसा चक्रव्यूह बहुत धीरे धीरे बनाते बनाते एक ऐसी परिस्थिति इस देश के सामने, कम से कम आज पार्लियामेंट के भीतर कोई चर्चा ने तो यह बता ही दिया, चुनाव का ऐलान होगा तो हम पैसा बांटकर वोट खरीद लेंगे। जिस ईवीएम पर आपको भरोसा नहीं है उस ईवीएम में एक वीवीपैट की व्यवस्था है, लेकिन हम 100% वीवीपैट नहीं करेंगे। जो सीसीटीवी कैद करता है उस सीसीटीवी के फुटेज हम विपक्षी पार्टियों को नहीं देंगे। जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है उस वोटर लिस्ट को हर पॉलिटिकल पार्टी को महीने भर पहले हम नहीं देंगे। यानी हर क्षेत्र को लेकर हर संस्थानों के जरिए सिर्फ और सिर्फ मौजूदा राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी हो, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी हो, या फिर उस कतार में शामिल चंद चेहरों को और जोड़ते चले जाइए, कोई कॉरपोरेट का होगा, कोई आरएसएस का होगा। अगर ये पूरी परिस्थिति में यही देश बन गया है
तो फिर रास्ता कौन सा है? और वो रास्ता जो है, क्या उसकी मशक्कत पहले राउंड में जनजी को जो किया जा रहा था, ऐलान किया जा रहा था, अब वो हाथ से निकल चुका है, क्योंकि समझ में आ गया राजनीतिक सरोकार इस देश में जनजी के साथ नहीं है। सवाल है कि राजनीतिक परिस्थितियां भी क्या पार्लियामेंट से बाहर निकलकर करने की स्थिति में विपक्ष है या नहीं है, या फिर वह भी उसी कतार में है। कम से कम आज की चर्चा ने 3 बातों को जन्म दे दिया है। पहली बात, चुनाव लड़ते रहिए, हारते जाइएगा, विपक्ष के लिए संदेश बहुत साफ है। दूसरी बात, किसी भी क्षेत्र विपक्ष ने अगर चुनौती देने की कोशिश की सत्ता को, तो सत्ता के पास वो तमाम हथियार और औजार है जो इस देश में संवैधानिक प्रक्रिया के साथ ही संविधान को अपने अनुकूल करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आपको यह एहसास कराएंगे कि लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, राजनीतिक सत्ता है, जनता है, वोट है, आप कहीं नहीं है। और तीसरा सवाल, इस देश के भीतर की उस जनता को लेकर जिसके लिए वी द पीपुल फॉर द पीपुल यानी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही लिख दिया गया। और महात्मा गांधी ने भी चिंता जताई थी कि संविधान में आम आदमी का जिक्र होना चाहिए, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उस बात का जिक्र किया गया। ये तमाम सवाल क्या आज मायने रखते हैं, या एक नए रास्ते की खोज में इस वक्त विपक्ष है? क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर उठे हुए हर पॉलिटिकल पार्टी के हर शब्द पर जो विपक्ष का था, गौर कर लीजिए, वो ये मानकर चल चुका है कि रास्ता अब पार्लियामेंट के भीतर से पार्लियामेंट में आने का नहीं बनेगा। इस देश के भीतर संविधान को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र के मंदिर के राग के अनुसार संविधान नहीं बचेगा। और जिस चुनावी प्रक्रिया के आश्रय चुनाव आयोग को लेकर कुछ सवाल हैं, अब वो सवाल नहीं है, वो एक सिस्टम में तब्दील हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।